स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल में। आज हम 11th पार्ट पढ़ेंगे एलडीसी जीडीसी जो पीवी की हमारी सीरीज़ चल रही है उसका। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। इन बीजी यानी ब्रॉड गेज, इन ब्रॉड गेज इंडियन रेलवेज इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी रूट्स। रूट्स का मतलब होता है ट्रैक्स और रास्ते। तो ओवरऑल देखिए इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन देख सकते हैं आप, आंसर 6। जो इंडियन रेलवेज है उसको 6 भाग्स में डिवाइड किया गया है उसके ट्रैक्स के क्वालिटी के हिसाब से। टोटल है ए बी सी डी, डी में एक स्पेशल आता है और एक डी और ई। टोटल ये 6 रूट्स हैं जो कि ग्रुप्स में हमने डिवाइड किए हैं। ये 6 ग्रुप्स हैं उनमें अलग अलग रूट्स हैं और ये देखिए टोटल 6 हैं। इसमें जो डी है वो डी के 2 भाग हैं, एक है डी स्पेशल और एक डी है। तो टोटल इसका आंसर है 6 रूट्स में डिवाइड है इंडियन रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन से पहले देखिए कुछ जरूरी जानकारी है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि टोटल जोन्स कितने हैं इंडियन रेलवे में, वो है 19 जोन्स, टोटल 19 जोन। जो नया जोन है वो है साउथ कोस्ट रेलवे जोन। इसका जो हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में है। सबसे बड़ा जोन है एनआर नॉर्दर्न रेलवे और सबसे छोटा जोन है नॉर्थ ईस्ट जोन। ये इम्पोर्टेंट जानकारी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। स्पीड लिमिट ऑफ ए रूट, ए रूट की स्पीड लिमिट कितनी है? जो आपको इससे पहले सारे रूट बताए थे मैंने 6, उसमें से ये क्वेश्चन है ए रूट की स्पीड क्या है? 160 किलोमीटर पर आवर। अप टू यानी कि इतने तक स्पीड हो। ए रूट में इतनी स्पीड तक गाड़ियाँ चलती हैं। ए रूट की देखिए टोटल यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास उपलब्ध, मैनुअल के अकॉर्डिंग ये जानकारी उपलब्ध है। देखिए न्यू दिल्ली टू हावड़ा राजधानी रूट्स, और इसमें जो आपकी वंदे भारत वगैरह आती हैं वो भी इसमें आएंगी। न्यू दिल्ली टू मुंबई सेंट्रल, न्यू दिल्ली टू चेन्नई सेंट्रल, हावड़ा टू नागपुर, मुंबई CSMT। ये जो रूट्स हैं उसमें स्पीड है आपकी 160 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन करते हैं। स्पीड लिमिट ऑफ बी रूट, बी रूट की स्पीड लिमिट क्या है? आंसर है 130 किलोमीटर पर आवर। 130 तक की जो स्पीड है, 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जिन जिन रूट पर गाड़ी जाती है वो बी रूट है हमारे। और जैसे 130 से ऊपर स्पीड हो जाती है वो आपका चले जाता है ए जोन, ए ग्रुप में, ए रूट में। ये आपका देखिए जो ग्रुप बी हैं उनकी कुछ रूट्स हैं। इलाहाबाद टू कटनी, जबलपुर, इटारसी, भुसावल, कल्याण, पुणे, टोंड, बाड़ी। इस तरह के बहुत सारे रूट्स हैं। आप अधिक जानकारी के लिए जो मैनुअल है उससे पता कर सकते हैं। अम्बाला कैंट, लुधियाना, जालंधर, पठानकोट, अम्बाला कैंट, मुरादाबाद, लखनऊ, प्रतापगढ़, मुगलसराय, बड़ोदरा से अहमदाबाद, जरपट्टई से बेंगलोर, अहमदाबाद, अजमेर, जयपुर, बांदुकुई, रेवाड़ी, दिल्ली। ये सब रूट हैं जो बी रूट में आते हैं यानी ग्रुप बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड लिमिट ऑफ डी रूट, डी रूट की स्पीड लिमिट क्या रहेगी? डी ग्रुप की जो स्पीड लिमिट होती है वो आपकी रहेगी 110। और देखिए स्पेशल जानकारी ये है कि एक मैंने आपको पहले ही बताया था कि डी रूट में 2 हैं, एक रूट डी स्पेशल है और एक जो डी रूट है जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी GMT जो होती है वो 20 GMT से कम होता है। GMT होता है ग्रॉस मिलियन टन्स। पिछले वीडियो में इसके बारे में बता चुके हैं। और रूट डी स्पेशल में होगा कि आपकी जो स्पीड तो इतनी रहेगी 110, लेकिन GMT 20 GMT से ज़्यादा होगा, वो आपका होगा डी रूट स्पेशल। ये देखिए ग्रुप सी के बारे में स्पीड की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो गाड़ियाँ चलती हैं यानी इनका जो रूट है वो उपलब्ध है, ये सब है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले भी कुछ और जानकारी है। ये देखिए ये आपका रूट डी,
इसमें जो रूट्स हैं उस पर स्पीड रहती है 110 किलोमीटर पर आवर, जो भी पड़ा था, और इसकी एनुअल ट्रैफिक डेंसिटी रहती है 20 GMT से कम। और ये है आपकी ग्रुप डी स्पेशल की लिस्ट, यानी जो रूट डी है स्पेशल रूट डी, यहाँ पर आपकी GMT 20 GMT से ज़्यादा होगी और स्पीड इतनी रहेगी 110 तक। ये इसके रूट्स हैं: बीना कटनी, भोपाल उज्जैन नागदा, उधाना जलगांव, अहमदाबाद, बीराम गांव। आप देख लीजिएगा अधिक जानकारी के लिए। और देखिए ये है आपका स्पेशल ग्रुप डी स्पेशल, यहाँ स्पीड होती है 110 और एनुअल ट्रैफिक डेंसिटी होती है 20 GMT या उससे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन करते हैं। स्पीड लिमिट ऑफ ई रूट। ई रूट की स्पीड लिमिट क्या होती है? ये होती है आपकी 100। जी हाँ, 100। ई रूट में होती है आपकी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी जाती है। और देखिए सीधी बात है, जो ब्रांच लाइन होगी वहाँ लगभग 100 स्पीड होती है ब्रांच लाइन, और बाकी जो भी सेक्शन बचे हैं उसमें आता है ई ग्रुप। ये आपका ई नहीं है, ये आपका इससे पहले का है, यानी डी ग्रुप का है। इसकी लिस्ट तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाकी जितनी ब्रांच लाइन होंगी उसमें ग्रुप ई में आती है। अगला क्वेश्चन है, टोटल लेंथ ऑफ सैंड हम्प्स फ्रॉम ANC। सैंड हम्प्स से लेकर ANC की दूरी क्या होती है? देखिए इसमें दो टर्म्स आई हैं, ANC और दूसरा है सैंड हम्प। सैंड हम्प जो होता है वो आपका होता है लगभग यार्ड में, और ये इस्तेमाल किया जाता है जैसे किसी ट्रेन में अगर ब्रेक फॉलो होने की या कोई और स्थिति बन रही है, ऐसी इमरजेंसी आती है, तो ट्रैक को हम चेंज करके सैंड हम्प में भेजते हैं। सैंड हम्प पे रेत होती है, ऐसा ट्रैक होता है जिससे कि जो आपकी ट्रेन है वो बिना हादसे के रुक जाए, वो होता है सैंड हम्प। ये देखिए ये आपका एक सैंड हम्प का उदाहरण है। इस तरह से अगर मान लीजिए कोई ट्रेन में कोई इंजन में दिक्कत आ गई या वो ब्रेक फेल हो गई, तो उस कंडीशन में सैंड हम्प पे गाड़ी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और देखिए ANC एक अच्छा टर्म है। ANC होता है एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग। जब भी ट्रेन मेन लाइन से लूप लाइन में, यानी कि देखिए लूप लाइन या दूसरी रूट पे जाती है, तो उसमें क्रॉसिंग, पॉइंट एंड क्रॉसिंग का इस्तेमाल होता है। और एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग होता है ये हिस्सा, ये है आपका एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये आपका नोज ऑफ क्रॉसिंग। अब देखिए एक ANC होता है, एक होता है TNC, यानी थियोरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। अब होता ये है कि इस क्रॉसिंग से ट्रेन जो आती है, हमारी जो ट्रेन आती हैं वो इससे निकल के जाती है, तो ये नोज़ जो है ये इसमें थोड़ा घिसाव हो जाता है। अब जैसे ही इसकी जो एक्चुअल पोजीशन मान लीजिए ये है, अब घिसने के बाद ट्रेन से आने के बाद इसकी जो नोज़ है वो थोड़ी घिस जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये होती है थियोरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। और जब ये कंप्लीट है तो ये होता है एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग से लेकर सैंड हम्प की दूरी कितनी होती है? ये आपकी होती है 78 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए ये आपका पॉइंट एंड क्रॉसिंग का पूरा डायग्राम है। ये है आपकी चेक रेल्स, ये होती है फ्रॉग रेल क्रॉसिंग में, इस साइड की जो होती है ये रेल, ये होती हैं फ्रॉग रेल्स। ये इसकी होती है स्टॉक रेल, और ये पतली वाली होती है टंग रेल। यहाँ आपका होता है हील ब्लॉक होते हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ ये होता है स्ट्रेचर बार, जो कि आपकी टंग रेल को स्टॉक से बिल्कुल जोड़ देता है। जैसे ही टंग रेल स्टॉक से इस डायरेक्शन में चिपक जाएगी तो ट्रेन हमारी इस डायरेक्शन में आ जाएगी। स्ट्रेचर बार कनेक्ट होता है एक मोटर से, इलेक्ट्रिकल मोटर, जो कि SNT वाले देखते हैं, वो कंट्रोल करते हैं इसे। और ये पॉइंट ब्लेड जो आपको दिख रहा है ये होता है आपकी टंग रेल का सबसे आगे का हिस्सा जो पेना होता है। तो ये छोटी मोटी जानकारी है जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप पॉइंट एंड क्रॉसिंग के बारे में देख रहे हैं। तो क्वेश्चन है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रैक्स व्हेन फॉलोइंग मार्क विल बी प्रोवाइडेड। दो ट्रैक के बीच में क्या डिस्टेंस होगा अगर फाउलिंग मार्क उपलब्ध है, दिया जाता है तो। देखिए फाउलिंग मार्क एक्चुअल में जो होता है,
फाउल का मतलब होता है कि फाउल करना, सुना होगा आपने, फाउल हो गया यानी कुछ डिफेक्ट या गलत। तो फॉलिंग मार्क जो होता है वो देखिए इस तरह का होता है। ये फॉलिंग मार्क दो रेलवे ट्रैक के बीच में जो एक्चुअल दूरी होती है, और वो दूरी किसी कंडीशन की वजह से चेंज हो रही है, बदल रही है, तो वो होता है फाउलिंग मार्क। अब जैसे देखिए ये है आपकी मेन लाइन, ये लूप लाइन है, ये लूप लाइन है। अब आपकी जो ट्रेन आएगी वो लूप लाइन में आती है, तो इस कंडीशन में दो ट्रैक के बीच की एक्चुअल जो दूरी होती है वो आपकी चेंज हो जाती है। तो जब भी फाउलिंग मार्क उपलब्ध होगा तो पूछा यह है कि क्या डिस्टेंस होगा दो ट्रैक्स के बीच, 4265 mm, यानी कि 4.265 मीटर। ये होगा आपका फॉलिंग मार्क का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैक्सिमम हाइट ऑफ हाई लेवल प्लेटफॉर्म फ्रॉम रेल लेवल। रेल लेवल से लेकर मैक्सिमम हाइट जो होती है हाई लेवल प्लेटफॉर्म की वो कितनी होगी। देखिए हाई लेवल प्लेटफॉर्म का मतलब है ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि रेलवे ट्रैक के लेवल से ऊंचा हो। जैसे कि ये इमेज दिख रही है आपको, ये एक हाई लेवल प्लेटफॉर्म है। ये क्वेश्चन देखिए अच्छे क्वेश्चन है, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछे भी जाएं। तो ये जो दूरी होती है हाइट रेलवे यानी कि रेल के लेवल से और इस प्लेटफॉर्म से कितनी ऊंचाई है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस तरह से समझिएगा, ये आपका प्लेटफॉर्म का लेवल और ये आपकी रेल लेवल से हाइट, ये कितनी होगी। तो ये होता है आपका 840 mm, 840 mm, और ये मैक्सिमम पूछिए यानी ज़्यादा से ज़्यादा 840 हो सकती है। अगला क्वेश्चन करते हैं। मिनिमम हाइट ऑफ हाई लेवल प्लेटफॉर्म फ्रॉम रेल लेवल, कम से कम कितनी हाइट हो सकती है इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई और रेल के लेवल तक। ये आपकी हो सकती है मिनिमम हो सकती है 760 mm, 760 mm। ये क्वेश्चन, यही जो क्वेश्चन है जो प्लेटफॉर्म और जो कोपिंग वगैरह होती है उससे बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म वॉल फ्रॉम सेंटर ऑफ द ट्रैक। अब देखिए इसी इमेज से सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ट्रैक के सेंटर से जो दीवार होती है वॉल, उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी। वॉल से लेकर ट्रैक के बीच तक की दूरी कितनी होगी, मैक्सिमम होती है 1905 यानी 1905 mm, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इतनी रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मिनिमम का होगा इसी के ऊपर। अगला क्वेश्चन है मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म वॉल फ्रॉम सेंटर ऑफ द ट्रैक, यानी ट्रैक के सेंटर से और इस दीवार के बीच की दूरी कितनी होगी। अगर मिनिमम केस है यानी कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, 1675 1675 mm, इतनी तो कम से कम होनी चाहिए, यानी कि इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ कोपिंग ऑफ एनी प्लेटफॉर्म फ्रॉम ट्रैक सेंटर, ट्रैक सेंटर से लेकर कोपिंग की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आ रहा हो कोपिंग क्या होती है। देखिए आंसर तो आपको दिख ही रहा है, 1670 mm है इसका, लेकिन यहाँ से समझिए एक्चुअल में पूछा क्या है। इसी इमेज में देखिए जैसे कि आपको जो वॉल दिख रही है, वॉल के ऊपर ये जो टाइल्स जो लगे हुए हैं इसे कहते हैं कोपिंग, यानी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो टाइल्स टाइप के लगे हुए हैं इसे कहते हैं कोपिंग। ये देखिए दीवार का एग्जांपल दे रखा है, जो ऊपर जो दीवार के ऊपर से लगे हुए हैं ये होते हैं कोपिंग, कोपिंग कहते हैं इसे। तो सेंटर्स के बीच से लेकर इस कोपिंग की दूरी कितनी होगी, ट्रैक सेंटर से इस कोपिंग की दूरी क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है और आंसर आपका है 1670 mm। ये देखिए ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इसमें ज़्यादा चीज़ें याद करने वाली हैं और इस तरह क्वेश्चन आ भी जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ कोपिंग ऑफ एनी प्लेटफॉर्म फ्रॉम ट्रैक सेंटर। अब पिछले क्वेश्चन मिनिमम था, इसमें मैक्सिमम पूछा है कि कोपिंग से लेकर ट्रैक सेंटर के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए।
आंसर है 1680 mm। और उसी डायग्राम से समझिएगा, इसी में से मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा है, यानी कोपिंग से लेकर यहाँ तक की दूरी मैक्सिमम 1680 हो सकती है, और मिनिमम तो आपको बता ही दिया, मिनिमम हो सकती है आपकी 1670। थोड़ा रिवीजन सा कर लेते हैं एक बार में। मैक्सिमम हाइट हाई लेवल प्लेटफॉर्म फ्रॉम रेल लेवल, रेल लेवल से प्लेटफॉर्म की हाइट आपकी 840 मैक्सिमम है। मिनिमम हाइट आपकी 760 प्लेटफॉर्म से लेकर रेल के लेवल से, याद रखें रेल लेवल हेड से नापा जाएगा। मिनिमम हाइट ऑफ हाई लेवल प्लेटफॉर्म फ्रॉम रेल 760। ऐसी वॉल की दूरी मैक्सिमम होनी थी आपकी वॉल से लेकर ट्रैक सेंटर के बीच की 1905, और मैक्सिमम आपकी हो जाएगी 1675। सॉरी मिनिमम ये है, मैक्सिमम थी 1905। और कि कोपिंग मैंने आपको बता ही दिया, आपका कोपिंग होता है 1670 मिनिमम, और मैक्सिमम आपकी हो जाएगी 1680। इसी अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और बकाया रह गया है, लास्ट क्वेश्चन। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, हाँ जी। लास्ट क्वेश्चन बाकी रह गया, उस क्वेश्चन को भी करते हैं। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ मीडियम लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म फ्रॉम रेल लेवल। रेल लेवल से लेकर रेल लेवल से मीडियम लेवल पैसेंजर की हाइट कितनी होती है। अब देखिए मीडियम लेवल पैसेंजर क्या होता है। मीडियम लेवल पैसेंजर जो एक्चुअल में अभी आपको दिखाया था हाई लेवल प्लेटफॉर्म, जो उससे थोड़ा कम होता है पैसेंजर्स के लिए, ये होता है 455। इसमें कोपिंग नहीं होती। और अब प्लेटफॉर्म पर देखेंगे, जो ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें कोपिंग नहीं होती वो होता है मीडियम लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का। उम्मीद करता हूँ अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो हमारी वीडियो देखते होंगे, और प्लीज़ वीडियो को देखें, पूरा देखें, और वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।